हेलो क्लास 7th के ज्योग्राफी सेकंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ से आज हम स्टार्ट करेंगे। द अर्थ आवर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट. इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? व्हाट इज़ अर्थ मेड अप ऑफ? ये जो क्वेश्चंस हैं इसका आंसर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इनसाइड आवर अर्थ की अर्थ के इनसाइड में उसके इंटीरियर के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्या 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 चीज़ें हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें आ होमलैंड अर्थ इज़ अ डायनामिक प्लैनेट। इसका क्या मतलब, डायनामिक प्लैनेट अर्थ को क्यों बोला है? वैसे तो इसका आंसर इज़ इन द नेक्स्ट लाइन, इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। इसका क्या मतलब, कौन से चेंजेस हैं जो इनसाइड एंड आउटसाइड होते हैं? तो हमको ये पता है। सबसे पहले तो डायनामिक का मतलब क्या है? डायनामिक का मतलब समथिंग विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग। तो वो चीज़ जो बार बार चेंज हो रहा है या जिसमें कोई ना कोई चेंज आ रहा है उसको हम एक डायनामिक प्रोसेस बोलते हैं। तो हमने बोला कि जो अर्थ है वो एक डायनामिक प्लैनेट है, इसका मतलब वो कांस्टेंट नहीं है। अर्थ जो है कॉन्स्टेंटली चेंज उसके अंदर आ रहा है, का इनसाइड भी और आउटसाइड भी। उसकी जो आउटर सरफेस है, आउटर लेयर है जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो हमको दिख रहा है उसका आउटसाइड, वहाँ पे भी चेंजेस हैं, और उसके इनसाइड उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। अब कुछ चेंजेस, कौन से चेंजेस आ रहे हैं, अगर हम उनका एग्जाम्पल देखें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो अर्थ है, हमको पता है कि उसके अंदर हम बोलते हैं कि अर्थ एक जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, क्योंकि अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो क्यों है? क्योंकि ये जो आउटर कोर है जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे जो आउटर कोर लिखा है, पॉइंटर अगर आप देख रहे हो तो आउटर कोर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट्स बनते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है अर्थ के आसपास। जो मैंटल है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है जो कि रेडियो एक्टिव डिके से होती है। मैंटल के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। उसके बाद जो अर्थ की, अगर हम आउटसाइड वाले की बात करें कि अर्थ की, ये तो इनसाइड में होगा कि इनसाइड में फ्यू चेंजेस, उसका एग्जांपल ये है, ऐसे तो बहुत चेंजेस होते हैं। आउटसाइड में क्या हो सकता है? हमको पता है अर्थ का जो ये आउटसाइड है, यहाँ पे लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर हमको पता है, लिथो का मतलब हमने 6th क्लास में पढ़ा था, सैंड, स्टोन्स, लैंड, उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। इस सबको हम अगर मिला दें, जितनी भी लैंड है, भले ही जो ऊपर है या फिर जो ओशन बेसिन है, जो ओशन फ्लोर्स है, उन सबकी लैंड को मिला के हम लिथोस्फेयर कहते हैं। तो हमको पता है कि यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं बार बार, तो अर्थ की जो लैंड है उसकी चेंज होती है शेप, वो होता है। उसके बाद जो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे कितनी सोलर सिस्टम की सन से एनर्जी आती है, ट्रैप होती है, बाउंस बैक होती है, थोड़ी सी अर्थ पे आती है, थोड़ी सी नहीं पहुँचती, वो सब कुछ एटमॉस्फेयर करता है, जो इसका आउटर ब्लैंकेट है, थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर। उसके बाद हमको पता है कि अर्थ की जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, टिल्ट होने की वजह से चेंज ऑफ सीज़न होता है, डे एंड नाइट होता है उसकी। और फिर हमको पता है कि अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ ऑल दिस। इसीलिए हम कहते हैं अर्थ इज़ अ डायनामिक प्लैनेट। वो स्टेबल नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, वो एक कांस्टेंट चीज़ नहीं है, उसमें रिपीटेडली चेंज आ रहा है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखें, आउटसाइड में जब मैंने बताया कि यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, तो हमको ऐसे पता था कि जब अर्थ नई नई बनी तो अर्थ पे जो जितनी भी लैंड है, जो हमको अभी पता है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ये जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सब इकट्ठे जुड़े हुए थे। एक ही कॉन्टिनेंट था जिसको हम बोलते थे पैंजिया, जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे। अगर हम उसकी इमेज देखें तो ये पैंजिया था। इसका क्या मतलब है कि जितनी भी कॉन्टिनेंट्स हैं ये सब जुड़े हुए थे आपस में, और एक लार्ज पीस ऑफ लैंड था, मतलब ये सब जुड़ा हुआ है, इसके अंदर अलग नहीं है। लेकिन धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हुई, मूवमेंट से क्या हुआ, ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स यानी कि प्लेट्स होती हैं जो अर्थ की सरफेस के नीचे हैं, वो हिल रही हैं, वो मूव कर रही हैं, उसकी वजह से जो लैंड है वो ड्रिफ्टिंग हो गई, उसकी ड्रिफ्टिंग होनी शुरू हो गई, मतलब वो हल्का हल्का दूर होने लग गया। जो लैंड का पीस जो जुड़ा हुआ था वो टूटने लग गया, और टूट कर जो हमको पता है अर्थ ऐसे दिखती है। कॉन्टिनेंट्स बन गए, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कुछ अलग अलग हो गए और ये नए कॉन्टिनेंट्स बन गए। ये सब वैसे जुड़े हुए थे जिसको हम लैंड मास को सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे, जिसका नाम था पैंजिया, लेकिन अब वो ऐसे हो गए हैं। तो अगर हम देखें तो ये काइंड ऑफ पजल बनती है। अगर हम ये देखें, अफ्रीका का ये वाला पार्ट यहाँ वाले पार्ट पे फिट हो जाता है, जो इंडिया का ये वाला पार्ट है वो ऑस्ट्रेलिया के ये वाले पार्ट पे फिट होता है, तो ये सब कुछ एक जाइंट मास बन सकता है अगर हम इसको पजल्स की तरह सॉल्व करने लगे तो।
तो ये एक मूवमेंट है टेक्टोनिक प्लेट की। इससे हमें पता है कि जो अर्थ है वो कांस्टेंट नहीं है, वो कैसे चेंज हुई। पहले वो इतनी, जब अर्थ बनी थी नई नई 225 मिलियन ईयर्स अगो, तो वो ऐसे दिखती थी, अब वो ऐसे दिखती है। इसका मतलब कुछ तो चेंज आया है अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इससे हमको ये पता लगता है कि अर्थ जो है इज अ डायनामिक प्लैनेट, इनसाइड आउटसाइड उसके चेंजेस हो रहे हैं, कंटिन्यूस चेंजेस हो रहे हैं, इसकी वजह से हम अर्थ को एक डायनामिक प्लैनेट बोलते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, just like an onion, the earth is made up of several concentric layers which with one inside another. The uppermost layer of the earth is called the crust. It is the thinnest of all layers. It is about 35 km on the continental masses and only 5 km on the ocean floor. The main mineral constituents of the continental mass are silica and alumina. It is thus called Sial, Si for silica and Al for alumina. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. Therefore, it is called Sima, Si for silica and Ma for magnesium. तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम अर्थ की इनसाइड जो लेयर्स हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर हमको अर्थ की लेयर्स को जनरल वे में डिस्क्राइब करना है तो हम बोलेंगे एक उसका क्रस्ट है, एक मैंटल है जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंटल, और एक कोर होती है। यहाँ पे उन्होंने इनर कोर एंड आउटर कोर दिखाया है। अगर हम जनरल बात करें तो क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये जो नेक्स्ट चैप्टर जितना भी हम पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी थिनेस्ट लेयर है, इससे 3 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, MCQs आ सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तो हम पढ़ेंगे कि सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो है उसका नाम क्रस्ट है, और वो सबसे पतली लेयर है, सबसे पतली इन सब लेयर्स में से क्रस्ट है। वो कितना है, 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल, मतलब अगर हम कॉन्टिनेंटल लैंड का देखें तो 35 किलोमीटर को उससे नीचे जाएं तो उसके बाद क्रस्ट ख़त्म हो जाएगी। और अगर हम ओशन फ्लोर से देखें, ओशन फ्लोर से नीचे जाएं तो वो सिर्फ 5 किलोमीटर है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज सिलिका, अलूमिनियम एंड सिलिका एंड मैग्नीशियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सियाल क्या है, सीमा क्या है, सिलिका एंड मैग्नीशियम उसको सीमा बोलते हैं, सिलिका एंड अलूमिनिया उसको सियाल बोलते हैं। अब ये क्या है, इनमें कौन से मिनरल्स मिलते हैं, ये मिनरल है, हम जो इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं फिर चीज़ें बनाते हैं इनसे, वो मिनरल्स इस क्रस्ट में कौन से मिलते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स वाला अगर हम लैंड मास देखें, जो कॉन्टिनेंट्स जिन बनता है उस पर सियाल मिलता है, यानी कि सिलिका एंड अलूमिनिया। और अगर हम ओशन फ्लोर देखें, ओशनिक क्रस्ट देखें, तो वहाँ पे हमको सिलिका और मैग्नीशियम मिलता है। Just beneath the crust is the mantle, which extends up to a depth of 2,900 किलोमीटर। इम्पॉर्टेंट, ऊपर वाला हमको पता था 35, क्रस्ट के बाद आया मैंटल, मैंटल के बाद हमको कोर पढ़ेंगे। The innermost layer is the core with a radius of about 3,500 km. It is mainly made up of nickel and iron and is called knife, Ni for nickel and Fe for ferrous, which is iron. आयरन का पहले नाम फेरस होता था, तो Fe फॉर फेरस, तो हम उसको नाइफ बोलेंगे। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। इम्पॉर्टेंट, कौन सी लेयर है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर है, तो वो है कोर, इनर कोर, जो बिल्कुल अर्थ का सेंटर, अगर हम बोलें अर्थ के एकदम बीच में चले जाएं तो उसको इनर कोर में, वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर है, बहुत हाई प्रेशर है, तो वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये सब उसके बारे में सारा लर्न करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। रॉक्स एंड मिनरल्स, द अर्थ्स क्रस्ट मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। रॉक की डेफिनेशन, रॉक्स कैन बी डिफाइंड बाय साइज, कलर एंड टेक्सचर। There are 3 main types of rocks: igneous, sedimentary and metamorphic rocks. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों में डिफरेंस आ सकता है, तीनों का फ्लो चार्ट आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। तो सबसे पहले हमने बोला रॉक क्या होता है, कोई भी मिनरल मैटर जो कि हमको अर्थ की सरफेस पे मिलेगा, अर्थ के क्रस्ट पे मिलेगा। अब जब भी हम सरफेस बोलेंगे ना, तो इसका मतलब हम अर्थ की क्रस्ट को रेफ़र कर रहे हैं, मतलब अर्थ सरफेस और दी अर्थ क्रस्ट अगर हम बोलेंगे तो वो सेम चीज़ है। तो अर्थ की क्रस्ट पे जो भी हमको मिनरल मैटर मिलेगा उसको हम रॉक बोल देंगे। 3 टाइप्स की रॉक्स हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इन तीनों के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स, अब हमको ये पता है कि
वॉल्केनोज होते हैं. वॉल्केनो से क्या होता है, हमको बस ये पता है कि वहाँ से लावा निकलता है. वो लावा एक्चुअली क्या है, मैंटल से मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है मैग्मा के अंदर से. मैग्मा ये जो हमारा मैग्मा निकलता है मैंटल में से. मैंटल जो हमारी सेकेंड लेयर थी अर्थ के बारे में, जो जिसके बारे में हमने पढ़ा, तो वहाँ से लावा निकलेगा, मैग्मा निकलेगा. जब वो ठंडा होगा तो वो डिफरेंट रॉक्स बनाएगा. सबसे पहले रॉक जो बनेगी लावा से डायरेक्टली वो है इग्नियस रॉक्स. तो जैसे ही मैग्मा निकलता है वॉल्केनो के अंदर से, वो ठंडा होता है, तो सबसे पहले इग्नियस रॉक्स बनती हैं. When the molten magma cools, it becomes solid. Thus, rocks thus formed are called igneous rocks. These are called primary rocks, very important. There are two types of igneous rocks, intrusive and extrusive rocks. तो एक तो इससे हमको नाम से ही पता लग रहा है, इंट्रूसिव रॉक्स जो इंटरनली फॉर्म होंगी, एक्सट्रूसिव जो कि एक्सटर्नल उसके एक्सटीरियर पे फॉर्म होंगी. तो अगर तो लावा जो वॉल्केनो से बाहर आया है, बाहर आके अर्थ की सरफेस पे ठंडा होता है, तो हम बोलते हैं वो एक्सट्रूसिव, यानी कि एक्सटर्नल एक्सटीरियर में रॉक्स बनी, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनी. लेकिन अगर वो लावा बाहर ना आए लेकिन अंदर ही ठंडा हो जाए वॉल्केनो के अंदर, तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनेगा, इंट्रूसिव रॉक्स. और ये जो है टाइम देते हैं थोड़ा सा ठंडा होने में, क्योंकि एकदम से ये बाहर की जो एनवायरनमेंट है उसको एकदम से ये बाहर नहीं आया, तो ठंडा होने में थोड़ा टाइम लेता है. इसलिए जो इंट्रूसिव रॉक्स है वो थोड़ा स्लो फॉर्म होती हैं, इतना जल्दी फॉर्म नहीं होती जितना कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं. अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं. कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम वॉल्केनोज? लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ ऑन इट्स surface. When this molten lava comes out of the Earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. तो अब जो हमको अर्थ की क्रस्ट पे या अर्थ की सरफेस पे जो रॉक्स बनी उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं. दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, मतलब बहुत फाइन है, हाथ में अगर तुम पकड़ोगे तो बहुत फाइन ग्रेन्ड है, ऐसे चुभेगी नहीं हाथ में. फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बसाल्ट. The Deccan Plateau is made up of basalt rocks. Sometimes the molten magma cools down, deep down inside the Earth's crust. अर्थ की क्रस्ट के अंदर वो कूल हो जाता है, बाहर नहीं आ पाता. इसकी वजह से इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनती है. रॉक्स, सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स. तो लार्ज बड़ी बड़ी रॉक्स बनती हैं, उनका फाइन टेक्सचर नहीं होता. जो सॉइली टेक्सचर हम कहते हैं ना, जैसे जब हम मिट्टी को हाथ लगाते हैं तो वो कैसे निकल जाती है, उसका जो टेक्सचर है हल्का हल्के हल्के ग्रैन्यूल्स है बहुत छोटे छोटे, वो एक्सट्रूसिव रॉक्स होते हैं. और जो इंट्रूसिव बनती हैं वो बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स बनते हैं. ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक. इम्पॉर्टेंट सब एग्जाम्पल्स कौन सा केस का है, हर वे में आ सकते हैं, क्वेश्चन में भी लिखने आ सकता है एग्जाम्पल्स. अगर क्वेश्चन में नहीं आया, अगर जनरल तुमसे पूछा कि एक्सट्रूसिव इग्नियस और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की डेफिनेशन क्या है या कैसे फॉर्म होती हैं, तब भी एग्जाम्पल हमेशा लिख के आना है किसी भी क्वेश्चन में. Grinding stones used to prepare paste, powder of spices and grains are made of granite. ग्रेनाइट के जो चक्की कह रहे हैं, ग्राइंडिंग स्टोन्स जो चक्की होती थी पुराने ज़माने में, जिसको हम लेके उसको घुमाते रहते थे, टॉप पे खोल होता था जिसके अंदर हम ग्रेन डाल देते थे या अगर कोई स्पाइस का पाउडर बनाना है वो डाल देते थे और फिर उसको घुमाते थे गोल गोल. उससे जो पाउडर बन के निकलता था, वो जो चक्की बनी होती थी, वो जो ग्राइंडिंग स्टोन बना होता था, वो ग्रेनाइट का बना होता था. Rocks roll down, crack, hit each other and are broken into small fragments. These smaller particles are called sediments. Important, sediments बोलते हैं इनको. Sedimentary rocks अभी तक नहीं बनी. कभी कभार बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसी को sedimentary rock बोल देते हैं कि जब जो रॉक्स हैं रोल डाउन हुआ, क्रैक किया, एक दूसरे में हिट किया, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हुए, दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, नॉट सेडिमेंट्री रॉक्स. ये सेडिमेंट्स को जब हम कंप्रेस करेंगे, हार्डन करेंगे, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगी. These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. Layer of rock दिखती है,
जब हम इनको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस मतलब अगर हम सेडिमेंट्स तुम ऐसे देखो एज इफ जैसे अगर कांच का कोई पीस है, वो जब कांच गिरता है, कांच का कोई ग्लास या कुछ, तो वो कैसे टूट जाता है पीसेज में। अगर हम वो पीसेज लें, उनको हार्ड करें, उनको कंप्रेस करें, पहले एक लेयर बनाएं, फिर और पीसेज लें, उसकी एक और लेयर बनाएं, फिर और लें, उसकी एक और लेयर बनाएं, ऐसे बहुत सारी लेयर्स बनाएं, तो उनको, उन लेयर्स को सेडिमेंट्री रॉक्स बोलेंगे। और वो जो पीसेस जिससे लेयर बनी है कांच के, उनको हम बोलेंगे सेडिमेंट्स। ये एग्जाम्पल है, ग्लासेस का एग्जाम्पल नहीं है। तो अगर हम सेडिमेंट्स को लें, उनको जॉइन करें, कंप्रेस करें बार बार, और उनको हार्डन करें ताकि एक पतली लेयर बने, फिर उसके ऊपर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, ऐसे करके बहुत सारी लेयर्स बन जाएं, तो उनको हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. These type of rocks are called sedimentary rocks. For example, sandstone is made from grain of sand. Sandstone क्या है? Sandstone एक rock है जो कैसे बनती है? Grain of sand से, मतलब कि sand के जो grains है उससे sandstone का जो rock है वो बनती है. These rocks may also contain fossil of plant, animal, other microorganisms that once lived on them. Very important question. कौन सी ऐसी rocks हैं जहाँ पे हमको fossil of sand, fossil of plants या animals मिलते हैं? Sedimentary rocks. इसका क्या मतलब है? जब रॉक्स की हम सेडिमेंटेशन कर रहे हैं, मतलब जब हम उनकी कंप्रेस करके उनको लेयर बाय लेयर लगा रहे हैं, तो बीच में मे बी एक प्लांट फॉसिल, फॉसिल क्या होता है? जब हमको पता लगता है कि ये यहाँ पे हमको कुछ ऐसा मिलता है कि यहाँ पे मे बी प्लांट का प्रिंट मिल गया है, कुछ मिल गया कि यहाँ पर पहले कुछ ऐसा, एक ऐसे तरह का प्लांट था, उसके ऐसे पत्ते थे, उसका शेप ऐसे थी। और वो फॉसिल कैसे बनता है? ऐसे ही नहीं कि अगर हमने कुछ भी दबा दिया तो हम 2 दिन बाद देखेंगे वो फॉसिल बन गया। फॉसिल को बनने में बहुत टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, जब उनके ऊपर बार बार लेयर ऑफ रॉक्स, बार बार सेडिमेंट होती रहती हैं लेयर ऑफ रॉक्स, जब वो एकदम दब जाता है, हाई प्रेशर मिलता है उनको, तो फॉसिल बनते हैं। तो ये वाली जो फॉसिल्स हैं ये हमको सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. तो igneous और sedimentary rocks हमने पढ़ लिया। igneous क्या है? जब मैग्मा बाहर आया, ठंडा हुआ, तो एक्सट्रूसिव igneous rocks बन गई। अगर अंदर ही ठंडा हो गया तो इंट्रूसिव igneous rock बन गई। अब ये रॉक्स आपस में टकराई, टूटने के बाद इनके सेडिमेंट बने। वो सेडिमेंट रॉक्स की हार्डनिंग हुई, कंप्रेशन हुआ उनका, और अब वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई। अब अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स लें या फिर इग्नियस रॉक्स लें और उनको ग्रेट हीट एंड प्रेशर दें, तो मतलब बहुत टेम्परेचर और प्रेशर में रखें, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएंगी, विच इज़ द थर्ड टाइप। फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंजेस इंटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इंटू मार्बल। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इग्नियस का। क्ले जो है वो स्लेट बन जाता है, लाइमस्टोन जो है वो मार्बल बन जाता है। कैसे? जब उनको ग्रेट हीट यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर मिलता है, तो क्ले से स्लेट बन गई, लाइमस्टोन से मार्बल बन गया। और ये जो स्लेट एंड मार्बल है ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल है। क्ले और लाइमस्टोन मेटामॉर्फिक रॉक्स नहीं है। Rocks are very useful to us. The hard rocks are used for making road, houses, buildings. You use stones in many games. For example, 7 stones, Pittu, hopscotch, Stapu, 5 stones, Gitti. Find out some more games asking your grandparents, parents, neighbors. You will be surprised to know that one type of rock changes to another under certain conditions in a cyclic manner. The process of transformation of rock form फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड द रॉक साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में ये साइकिल है, इसका डायग्राम बनाना आ सकता है, लर्न करना पड़ेगा डायग्राम। रॉक साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आता है, बहुत छोटा चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ, तो जो भी इसमें लाइन लिखी है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको अब ये पता लगा, हमने अभी पढ़ा इग्नियस रॉक्स से, सेडिमेंट्री रॉक्स से मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं अंडर सर्टेन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब कि ये जो रॉक्स का फॉर्मेशन है एक साइकिल है, साइकिल के अंदर ये काम करता है। साइकिल यानी कि कंप्लीट सर्कल, मतलब एक पॉइंट से शुरू है, घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ गए, उस चीज़ को हम साइकिल कहते हैं। तो एक रॉक से दूसरी रॉक बनती है, बार बार सेडिमेंटेशन हो गई, कुछ हो गई, उसके बाद उसको हम कहते हैं रॉक साइकिल। You may have already learned when the molten magma cools it solidifies to become igneous rock. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. When igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks.
These metamorphic rocks, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma. This molten magma again can cool down, solidify into igneous rocks. अब इतना तो हमने पढ़ लिया ऊपर वाले में, ये जो पैराग्राफ है पूरा रेपिटेशन है जो हमने भी पढ़ा. अब हम ये जो साइकिल है यहाँ से समझेंगे. सबसे पहले हमने पढ़ा हमारे पास मैग्मा है. मैग्मा वोल्केनो से बाहर निकलेगा. वोल्केनो से बाहर निकला, ये जो बाहर अर्थ की क्रस्ट पे आ गया, उससे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बन गई. अगर ये मैग्मा अंदर ही कूल डाउन हो गया, इंट्रूसिव बन गई. अब हमको पता लगा इग्नियस रॉक्स बन गई. यहाँ से हम आए इग्नियस रॉक्स में. अब कभी कभार ये इग्नियस रॉक्स ही अगर मैग्मा के पास हो तो ये मेल्ट कर जाती हैं, वापस से मैग्मा बन जाता है. अगर तुम ये एरो देखो यहाँ पे, जब भी कोई साइकिल बनाओ हमेशा एरोस का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बिना टीचर्स साइकिल गलत कर सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि एक ही उसमें घूमेगा. बार बार यहाँ पे 2 एरोज है. अगर हम यहाँ पे मैग्मा से इग्नियस रॉक्स में देखें तो ये 2 एरोज बनी हुई है. इसका मतलब मैग्मा से इग्नियस रॉक्स भी बनता है और इग्नियस रॉक्स मेल्ट होकर वापस मैग्मा भी बन सकती हैं. अब हमने बोला कि चलो इग्नियस रॉक बन गई. इग्नियस रॉक्स आपस में टक्कर हुई रॉक्स की, वो टूट गई, सेडिमेंट्स बन गए. सेडिमेंट्स बन गए. अब ये सेडिमेंट रॉक से क्या हुआ? सेडिमेंट रॉक से इनको जब हमने कंप्रेस किया, हार्डन किया, तो इससे सेडिमेंट्री रॉक बन गई. सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई. अब अगर ये सेडिमेंट्री रॉक्स फिर टूट जाएं तो उससे वापस सेडिमेंट्स बन जाएंगे. तो ये जो प्रोसेस है 2 वे प्रोसेस है. सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स से वापस सेडिमेंट्स. उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक से बना मेटामॉर्फिक रॉक एंड इग्नियस रॉक से एक एरो जा रहा है यहाँ पे, वो भी मेटामॉर्फिक रॉक बन गया. तो कैसे? हमको पता है कि अगर हम इग्नियस रॉक को हाई टेम्परेचर प्रेशर दें या फिर अगर हम सेडिमेंट्री रॉक को हाई टेम्परेचर प्रेशर दें तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं. तो एक एरो सेडिमेंट्री रॉक से गया, एक एरो गया इग्नियस रॉक से. अब हमने ये पढ़ा था इग्नियस रॉक्स अगर मेल्ट हो जाए वो वापस मैग्मा बन सकती हैं. तो सेम सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी होगा. मेटामॉर्फिक रॉक्स भी अगर मेल्ट हो गई वापस से मैग्मा बन जाएगा. सेडिमेंट्री रॉक्स भी अगर मेल्ट कर दें, हम उसको बहुत हीट दें तो वापस से मैग्मा बन जाएगा. तो एक एरो मेटामॉर्फिक से मैग्मा की तरफ गई, एक सेडिमेंट्री से मैग्मा की तरफ गई. समझ में आया? ये साइकिल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, रॉक साइकिल, अगर हम इसको देखें. लेकिन अगर हम स्टार्ट से समझें, एकदम से इसको ना पढ़ो और एरोस का रटना नहीं मारना, सोच के करना है कैसे हो रहा है. एक लास्ट एक्सप्लेनेशन. हमको पता है मैग्मा आया, मैग्मा अर्थ की सरफेस से बाहर निकला वोल्केनो से और हमारे पास इग्नियस रॉक्स बन गई. जब वो मैग्मा, वो लावा ठंडा हुआ तो हमको एक इग्नियस रॉक्स मिली हमको. अब वो इग्नियस रॉक्स क्या है? अगर हम इग्नियस रॉक्स को और थोड़ी हीट दे दें तो वो मेल्ट हो जाएंगी, वापस मैग्मा बन जाएंगी. लेकिन अगर वो मेल्ट नहीं होती और अगर हम उसको हीट एंड प्रेशर दें तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएंगी. लेकिन अगर इग्नियस रॉक्स आपस में टकराती रही, टूट गई कहीं से, अगर मैग्मा वो किसी हिल पे पड़ी थी, रॉक हिल से नीचे आकर टूट गई तो उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे. ऑब्वियसली रॉक टूट गई, छोटे छोटे पीसेस हो गए जिनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स. अब हमने सेडिमेंट्स का क्या किया? सेडिमेंट्स थे ये. अब ये एयर, वाटर, इनसे ट्रैवल होते रहे. ट्रैवल होने के बाद इनके ऊपर लेयर पे लेयर बनती रही, ये कंप्रेस होते रहे, हार्डन होते रहे. मतलब एक लेयर ऑफ सेडिमेंट्स आई, उसके ऊपर एक और लेयर ऑफ सेडिमेंट्स, एक और लेयर ऑफ सेडिमेंट्स. तो नीचे वाली दबी हुई थी, कंप्रेस होती रही, कंप्रेस यानी दबती रही, हार्डन होती रही उस चक्कर में, और हमको सेडिमेंट्री रॉक मिल गई. अब सेडिमेंट्री रॉक मिल गई. अब या तो सेडिमेंट्री रॉक को हम फिर से बहुत हाई प्रेशर दें, बहुत हाई हीट दें और मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज कर दें. लेकिन अगर हम सिर्फ हाई प्रेशर दें, हाई टेम्परेचर दें, हाई प्रेशर ना दें, तो वापस से मेल्ट होकर ये मैग्मा बन जाएगी. और अगर सेडिमेंट्री रॉक्स भी टूट जाएं तो वापस से सेडिमेंट्स बन जाएंगी. अगर कोई रॉक टूटेगी तो वो छोटे छोटे पीसेस में बनेगी, वो सेडिमेंट्स बन जाएंगे. तो सेडिमेंट्री रॉक से मैग्मा भी बनेगा, सेडिमेंट्स भी बन सकते हैं या फिर मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकती है. अब हमको पता लग गया कि हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक आ गई, जो इग्नियस रॉक से भी बन सकती है या फिर सेडिमेंट्री रॉक से भी बन सकती है. अभी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है ये बन गई. अब अगर हम इसको हाई वो प्रेशर दे दें, हाई हीट दे दें, हमने यहाँ पढ़ा है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा. यूजुअली ज़्यादातर मेटामॉर्फिक रॉक से ही मैग्मा बनता है. मतलब ये चेंज हो जाता है मैग्मा, इससे मैग्मा नहीं बनता. मैग्मा तो पहले ही हमको पता है अर्थ की जो कोर है वहाँ पे आग जल, मतलब आग नहीं पर वो बहुत हीटेड है, तो वो एक तरह से लावा की फॉर्म में है. तो मेटामॉर्फिक रॉक्स को तो पहले इतना हीट चाहिए, इतना प्रेशर चाहिए, तो उसी हीट प्रेशर में अगर हमने और ज़्यादा हीट प्रेशर दे दिया तो वापस से मोल्टन मैग्मा बन जाता है.
और तो ये साइकिल वापस हो गया, जहाँ से शुरू हुआ था मैग्मा से वहीं से पूरा घूम घाम के वापस मैग्मा पे आ गया, इसीलिए हम इसको साइकिल बोलते हैं। Rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances. Important mineral की definition. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. Minerals are very important to humankind. Some of them are used as fuels. For example, coal, natural gas, and petroleum. These are used in industries like आयरन, अलूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। तो इसका क्या मतलब है, मिनरल्स क्या है जो हम पढ़ रहे थे कि वहाँ पे हमको सिलिका अलूमिनियम मिलता है, सिलिका मैग्नीशियम मिलता है, और हमको आयरन मिलता है, निकल मिलता है जो रॉक्स के अंदर। उसका क्या मतलब है, मिनरल्स होते हैं क्या है, मिनरल्स कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस जो नेचुरली अकर कर रहा है, मतलब हमने नहीं उससे बनाया, मैन मेड नहीं है, नेचुरल है। नेचुरली हमको अर्थ की क्रस्ट में, अर्थ के रॉक्स के अंदर, अर्थ की जो लैंड है उसके अंदर मिलता है। तो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, पहले तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, जिनकी कोई अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी है और एक डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन है। इसका क्या मतलब, अगर मैं तुमको बोलूँ आयरन और गोल्ड दोनों मिनरल्स हैं, पर दोनों सेम है क्या, आयरन और गोल्ड? तो हमको पता है दोनों सेम नहीं है, आयरन और गोल्ड दोनों सेम नहीं है। हमको कैसे पता है दोनों सेम नहीं है, क्योंकि उनकी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, ये सब भी मिनरल्स हैं। तो अगर मैं तुमको कहूँ कि जो कोल है और जो सपोजिटली आयरन है, कोल और आयरन सेम है क्या? नहीं, आयरन इतना हार्ड है, कोल इतना हार्ड नहीं है जितना आयरन हार्ड है। तो हैं तो दोनों मिनरल्स ही, लेकिन फिर फ़र्क कहाँ आ जाता है, फ़र्क आ जाता है उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि उनकी फ़िज़िकल नेचर कैसी है। जैसे कि हमको पता है उसकी फ़िज़िकल नेचर आयरन की है कि आयरन हार्ड है, कोल की पता है कि वो उतना हार्ड नहीं है जितना आयरन है, वो हल्का सा सॉफ्ट है उससे। और उनका डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है कि उनके अंदर जैसे हमको पता है हर चीज़ कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी है, तो उनका जो कॉम्पोजिशन है वो कैसे है। अगर मान लो एक किसी में 10 कार्बन है, किसी में 4 कार्बन है, वो 7th क्लास में तुमको नहीं आएगा कि केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, हायर क्लासेस में तुम पढ़ोगे। लेकिन हर चीज़ जो होती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनती है। तो किसी में कार्बन ज़्यादा, किसी में हाइड्रोजन ज़्यादा, किसी में ऑक्सीजन ज़्यादा, तो वो केमिकल कॉम्पोजिशन है। ह्यूमंस में मान लो 10 कार्बन है, तो मान लो जो कोल है उसके अंदर सिर्फ 2 कार्बन है, ये एग्जाम्पल है, इट्स नॉट ट्रू। तो उसको केमिकल कॉम्पोजिशन कहते हैं कि वो कैसे बना है, किस चीज़ों से बना है। फिजिकल नेचर वो हमको पता लग जाता है देखने से कि आयरन हार्ड है, वो सॉफ्ट है, और केमिकल नेचर कि वो किन चीज़ों से बना है वो हमको एक्सपेरिमेंट्स करके, हम देख कर नहीं बता सकते कि हाँ इसके अंदर 10 कार्बन होंगे, मैं श्योर हूँ। देख कर हम केमिकल नेचर नहीं बता सकते, फिजिकल नेचर हम फिर बता सकते हैं। उसके बाद इसका एग्जाम्पल कहाँ यूज़ होते हैं मिनरल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब कुछ हमको चाहिए। ये अब व्हीकल्स में डल रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं, और हमारी इंडस्ट्री में हमको आयरन चाहिए घर बनाने, आयरन, अलूमिनियम, गोल्ड, ये सब हमारे काम में आते हैं। मेडिसिन में हम चीज़ें डाल सकते हैं, और फर्टिलाइज़र्स में हम जैसे कि नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, पोटेशियम यूज़ करते हैं, सब मिनरल्स हैं, ये सब फर्टिलाइज़र में यूज़ होते हैं। तो इसके बाद चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जितने भी बॉक्सेस हैं वो करेंगे और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।